हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और हमारी पीवाईक्यूज की सीरीज में सेमीकंडक्टर का सेकंड लेक्चर है ये आपके सामने। और देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 30 तक कर लिया है। जो बच्चे पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि हमने अरिहंत का पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहे हैं हम, जिसमें लगभग 5 से 6 सालों के क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, बोर्ड्स का पेपर इसके बाहर से नहीं आएगा। देखो, जो भी आएगा इन्हीं में से आएगा। कोई एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे हर चैप्टर से। ठीक है, अगर आप इसको 1.25 और 1.50 पे देखेंगे तो थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस महसूस होगा। और यार, बहुत कम समय बचा रह गया है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एक बार पढ़ लो ढंग से, बस एक बार, है ना। फिर हमेशा के लिए नंबर छप जाएंगे आपके रिपोर्ट कार्ड पे। और जब भी आप इनको देखोगे तो आपको ये समय याद आएगा जो अभी आप बैठ के मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो प्लीज मैं आपसे यही कहूंगा कि एक बार मेहनत कर लो, क्योंकि बहुत लंबा समय है और बहुत बार आप अपनी मार्कशीट को उठा के देखोगे तो आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या पूछ रहा है कि आपको एनर्जी बैंड का जो फॉर्मेशन होता है वो क्यों होता है, उसको समझने के लिए, उसको कह रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। देखो, मैं आपको समझा रहा हूं पहले कि क्या होता है उसके अंदर। हमने जो लास्ट टॉपिक, लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर पढ़ा था, हाइड्रोजन एटम्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, तो एटम्स की बात कर रहा हूं मैं। उसके अंदर आपने देखा था कि हर एक एटम के चारों तरफ अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। n=1, n=2, n=3। इनमें -13.6, -3.4, -0.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारे अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है ना। तो हर एटम का एक पर्टिकुलर अपना एक एनर्जी लेवल डिसाइडेड है अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। ठीक, लेकिन जब किसी क्रिस्टल के अंदर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक अकेला एटम तो रहता नहीं है, वहां तो कई सारे एटम रहते हैं। तो एक एटम दूसरे एटम के बीच में जब इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो रहा होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, तो उन बीचेस, उस समय जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच एनर्जी लेवल्स का बहुत चेंज होता है। मतलब जो एनर्जी लेवल्स है वो कंटिन्यूअसली बदलती है, जिसकी वजह से अलग अलग एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड्स। इसमें एक कंडक्शन बैंड फॉर्म होता है और एक वैलेंस बैंड फॉर्म होता है, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो इसको कैसे लिखेंगे चलिए बता देखते हैं। समझ में आ गया क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, यहीं से हम शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, every atom have different energy level, energy levels। ठीक है ना। when due to intramolecular interaction between two atoms of any solid, they the outer the outer most energy level interact each other, each other, and form different different energy bands, different energy bands. These different energy band in which uh, forms different energy bands। ठीक है ना। and it is also called
इट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? आगे क्या पूछा है? ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर अ मेटल एंड अ सेमीकंडक्टर। तो समझिएगा, ये पेपर में कई बार आया है, तो इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है ना। जब हम फॉर मेटल की बात कर रहे होंगे तो फॉर मेटल में ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड, और इसी के ऊपर कंडक्शन बैंड होता है। ये दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ओवरलैप्ड ईच अदर। तो दीज आर द आर डिस्टेंस, इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे रहेगा और वाई एक्सिस पे क्या रहेगी? एनर्जी का लेवल रहेगा, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ अगर हम सेमीकंडक्टर में बात करें तो सेमीकंडक्टर में बच्चे इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड की एनर्जी लेवल कम होती है इसलिए वो नीचे एग्जिस्ट करता है, और कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल थोड़ी ज़्यादा होती है इसलिए वो ऊपर एग्जिस्ट करता है थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया एनर्जी, ये हो गया इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस आर, और इन दोनों के बीच के जो गैप को बोलते हैं ईजी। और सेमीकंडक्टर के केस में ईजी जो होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। कभी कभी पेपर में इंसुलेटर के लिए भी आ जाएगा, तो दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर के केस में क्या होगा बच्चे? तो इंसुलेटर्स के लिए याद रखना, जो कंडक्शन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है, एनर्जी गैप, इसको फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, ये बड़ा होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है तो वो इंसुलेटर होगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है गैप तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? कर लेंगे, पेपर में आएगा तो। आगे बढ़े, चलो अगला देखो क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर द फॉलोइंग, गिव वन रीजन अ पीएन जंक्शन डायोड इज डैमेज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग करंट। देखो क्या होता है, जो पीएन जंक्शन डायोड बनता है, जब जब पीएन जंक्शन डायोड बनता है बच्चे, तो यहां पे क्रिएट हो जाती है डिप्लेशन लेयर। ये आपका हो गया जंक्शन और ये आपकी हो गई डिप्लेशन रीजन, ठीक है ना। तो ये जो डिप्लेशन रीजन है ये ब्रेक होने लगता है। अगर हम इसमें बहुत ज्यादा हाई करंट फ्लो कराएंगे तो ये डिप्लेशन लेयर को तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से जो पीएन जंक्शन है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और फिर वो नॉर्मल एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग हाई करंट डिप्लेशन लेयर या रीजन will damage will damage by the heat produced in pn junction diode, pn junction diode। आई बात समझ में? तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट हम लोग यूज नहीं करते हैं, उसका मेन रीजन क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर है वो ब्रेक हो जाएगी और जिसकी वजह से ये जो पीएन जंक्शन डायोड है वो मतलब काम करना बंद कर देगा, फिर वो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, सर्किट में एक यूनिफॉर्म करंट फ्लो होने लगेगी। इम्प्योरिटीज आर एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। देखो इम्प्योरिटीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं? तो सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर, समझना है इस चीज को। सेमीकंडक्टर देखो बच्चे, खानदान जो होता है बेसिकली, जिस बिरादरी के वो हैं, वो बेसिकली इंसुलेटर की ही बिरादरी है। मतलब उनको भगवान ने बनाया नहीं था कि तुम जाओ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराओ, ठीक है। बट उसको हमने क्या किया, उस पर हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और उसको हमने इस लायक बनाया कि वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा सके, तो उनको हमने सेमीकंडक्टर बोल दिया। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल है
जिनको अभिशाप मिला हुआ है कि तुम करंट कभी फ्लो नहीं करा सकते। ठीक है, जैसे जानवरों में कुछ पालतू जानवर बनाए गए हैं, कुछ नहीं बनाए गए। ठीक है ना, तो जिन पे कंट्रोल हमने कर लिया उनको हमने पालतू बना लिया, जिस पे नहीं कंट्रोल कर पाए उसको हमने पालतू नहीं बना पाए। सीधी सी बात है। तो सेमीकंडक्टर भी एक तरह का, जब स्टार्टिंग में बात करें तो वो एक इंसुलेटर है। अगर कोई सेमीकंडक्टर है, आप करंट छुआओगे तो वो पास नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर है, उसके अंदर देयर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई कंडक्टर क्या होता है? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इंसुलेटर क्या होता है? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इंसुलेटर के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन अब आपने कहा कि मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रोड्यूस कराना है, तो उसके क्या क्या मेथड हो सकते हैं? तो उसके दो मेथड हो सकते हैं। नंबर एक मेथड हो सकता है कि हम उसको हीट कराएं, और हीट कराने की वजह से जो बॉन्ड्स अंदर बने हुए हैं ऑलरेडी वो ब्रेक हो जाए, तो बाई हीटिंग। बाई हीटिंग ये एक प्रोसेस है कि नहीं है? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा प्रोसेस हो सकता है बाई डोपिंग। बाई डोपिंग, जब हम इसको हीट कराएंगे तो हीट कराने के बाद हमने बाहर से तो कुछ मिलाया नहीं है, कुछ मिलावट तो की नहीं है। तो उस केस में जब बाई हीट बनते हैं, मतलब बाई हीट जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा रहे होते हैं, उस केस में वो प्योर होते हैं। प्योर मतलब समझ रहे हैं कि उनके अंदर बाहर से कोई मिक्सचर नहीं ऐड किया गया है। तो दीज आर कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमी कंडक्टर्स। एंड प्योर सेमी कंडक्टर के साथ साथ इनका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं बच्चे? इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर। आई बात समझ में? बोलिए, इतना क्लियर है ना? और जो डोपिंग से मिलते हैं तो ये मिलावट की वजह से बन रहे हैं, इसलिए ये प्योर नहीं होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड इम्प्योर सेमी कंडक्टर्स। impure semiconductors, and it is also called what? Extrinsic semiconductors। आई बात समझ में? तो what is intrinsic semiconductor? Those semiconductor which are pure semiconductor and the free electron produced by the heat is known as intrinsic semiconductors, and those semiconductor which are become by the make doping is known as एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। ठीक है ना? क्वेश्चन में पूछा था कि हम लोग इंप्योरिटीज एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए, जब हीट की वजह से हम कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करा रहे होते हैं, तो बेसिकली उतने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होते हैं कि हमारा काम चल सके। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी और डोपिंग करके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और लगाते हैं। मतलब इंट्रिंसिक को बेसिकली हम लोग एक्सटेंसिव बना रहे होते हैं। आई बात समझ में? तो जब एक्सटेंसिव हम उसको बना देते हैं तब उसके अंदर प्रॉपर सेमीकंडक्टर हो जाता है, मतलब वो अब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराना शुरू कर देता है। क्लियर है? बोलिए। तो हमने क्या किया? हमने इंप्योरिटीज क्यों ऐड की? बिकॉज वी एडेड impurity in intrinsic semiconductor because it have very low amount of free electrons, free mobile charge carrier, mobile charge carriers. So for increasing the concentration of mobile charge carrier, so that for increasing concentration of क्या? For increasing the concentration of mobile charge carrier, we add impurities in intrinsic
सेमी कंडक्टर। क्लियर है? बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है ना? समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन हाउ अ फुल वेव रेक्टिफायर गिव आउटपुट रेक्टिफाइड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू बोथ हाफ टू द इनपुट एसी वोल्टेज। देखो बच्चे, ये पेपर में आ सकता है, मैंने आपसे कल भी कहा था, लास्ट लेक्चर हमारा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर दोनों में से कोई एक पेपर में आएगा जरूर। तो ये आपकी जबान पे और आपके हाथों में फीड होना चाहिए कि जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे खटखट खटखट हाथ चलना शुरू हो जाना चाहिए। वहां पे फिर आपको सोचना नहीं है कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना? फोटो याद कर लो कैसे बनेगी। सबसे पहले हम फोटो में क्या बनाएंगे? फोटो में हम बनाएंगे दो क्वाइल जिसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मर। हाफ वेव में एक डायोड लगता है, फुल वेव में दो डायोड लगते हैं। तो एक डायोड लग गया D1, एक डायोड लग गया D2, ठीक। और इसको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया। इसके बीच में हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया RL, और इसी के अक्रॉस अपने को क्या मिलेगा? वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। क्लियर हो गया? यहां पे हमने लगाई AC सोर्स, प्लस हाफ माइनस हाफ, और एक बना लिया क्या? डायग्राम। ये हो गया मेरा इनपुट और ये बन गया मेरा आउटपुट। इनपुट आपका ये है, ठीक है ना? इसके करस्पॉन्ड आउटपुट अपने को लेना है। क्लियर है? ये फोटो दिखाई दे रही, समझ में आ रहा है ना? अब देखो इसमें कहानी क्या क्या लिखेंगे, आप नीचे लिखिएगा, मैं आपको बगल में लिख के समझा रहा हूं। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, स्टेप 1, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, डायोड ठीक है ना? हाँ, डायोड D1 इन फॉरवर्ड बायस, D1 इन फॉरवर्ड बायस्ड and D2 in reversed bias. Reversed biased, so that from D1 a current flows in circuit and voltage drop across लोड रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? बोलिए, इतना क्लियर है? तो यहां पे आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल का ये आपको मिल गया क्या? आउटपुट मिल गया ना? अब ड्यूरिंग सेकंड में क्या लिखोगे बताओ? बोलो, पढ़ो पहले वाले के हिसाब से। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, हाँ, डायोड D2 in forward biased and D1 in reverse biased. So a current flows in the circuit from the D2 diode. So we get a voltage drop across the load resistance. Clear? और इसका जो लोड रेजिस्टेंस है, ये जो नेगेटिव हाफ है, ये भी अपने को कहां मिल जाएगा? ऊपर ही मिल जाएगा। इस तरह से अपने को कंटिन्यूअसली क्या मिलने लगेगा? आउटपुट मिलने लगेगा। ठीक है? आप चाहो तो एक बार यहां प्लस, एक बार यहां माइनस, प्लस माइनस बना सकते हो। हालांकि इसको हमें डिटेलिंग नहीं करनी है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितना ही लिखेंगे हम लोग, है ना? क्लियर है? समझ में आ गया? ये दोनों स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा और ये दोनों फिगर जरूर बनाइएगा। अगर आप ऊपर वाली फिगर और ये नीचे वाली फिगर ये नहीं बनाएंगे तो जान लीजिए नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन विच makes it suitable for a rectifying alternating voltage. Determine differentiate between a half wave and a full wave rectifier. तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें हाफ साइकिल मतलब ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल कैन कन्वर्ट इन
डीसी वोल्टेज एंड नेगेटिव हाफ साइकिल विल नॉट कन्वर्ट इन डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो बेसिकली हमें हाफ साइकिल ही मिल रही होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में, और फुल वेव रेक्टिफायर में हमें कंप्लीट साइकिल मिल रही होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारा एक डायोड लग रहा होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे दो डायोड लग रहे होते हैं। ठीक है, आपसे अगला क्या पूछा था, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन। देखो, तो पीएन जंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, व्हेन पीएन junction when P side connected with positive terminal of battery and N side connected with negative terminal of battery, then PN junction diode in forward biased and it allows current in the circuit। ठीक है, but in case of reversed biased diode not allowed current in circuit, so that we can use in rectifying AC current, AC वोल्टेज। आई बात समझ में? मतलब हमें पता है कि जो पी साइड है, जब उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा और करंट को अलाउ करेगा। लेकिन अगर हम इसको पलट देते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव, मतलब पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से, तो उस केस में डायोड रिवर्स बायस्ड में होगा और करंट का फ्लो नहीं करने देगा सर्किट में। और अगर करंट का फ्लो सर्किट में नहीं हो रहा है तो वहां पे कहने का मतलब है कि हमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिल रहा होगा। तो यही एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसको यूज कर रहे होते हैं, किसमें, एज अ रेक्टिफिकेशन में। ठीक है ना, आगे क्या पूछा था, डिफरेंशिएट बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं, हाफ वेव एंड फुल वेव। तो पहला तो हमें सिंपल सा पता है, वन डायोड यूज्ड, is used, two diode is used। ठीक है ना, इसके अंदर बच्चे क्या होगा, हाफ, ओनली हाफ साइकिल कैन कन्वर्ट इन डीसी वोल्टेज, ओनली हाफ साइकिल कैन कन्वर्टेड इन डीसी, full cycle converted into DC। क्लियर है? बोलिए, आगे बढ़े। चलो अगला देखो क्या है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल इन अ पीएन जंक्शन। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है पहले उसको समझो, उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है ना, देखो क्या होता है, जब हम पीएन जंक्शन डायोड को सेटअप कर रहे होते हैं तो पीएन जंक्शन कैसे बनाते हैं, हम एक क्रिस्टल लेते हैं, क्रिस्टल नहीं लेते, हम एक मेल्टेड फॉर्म लेते हैं और उसके अंदर डोपिंग करते हैं। तो डोपिंग करते समय हम एक साइड मिक्स करते हैं डोनर इम्प्योरिटीज और एक साइड मिक्स करते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, तो बनता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर।
क्लियर है ये बात? एक साइड आपके होल्स होते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स, और एक साइड आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। ठीक, जब ये होल्स जैसे ही आपस में जुड़ते हैं तो देखते हैं क्या कि एक जंक्शन बनता है इनके बीच में, जिसके पहले होल्स है और जिसके बाद इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो सारे के सारे होल्स इलेक्ट्रॉन को देखते ही उनकी तरफ भागेंगे और इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ भागेंगे। तो उस केस में देखा जाए तो जैसे जैसे होल आगे जाएगा या डिफ्यूज होगा, इलेक्ट्रॉन में मिलेगा, तो जहां पे होल था वहां पे वो कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर उसके प्लेस पे आएगा तो बेसिकली वहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और जहां से इलेक्ट्रॉन हटा है भाई, अभी वो एन साइड में इलेक्ट्रॉन था, समझना ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को। पी साइड में क्या था? होल्स थे, तो होल्स की प्लेस खाली थे। होल्स मतलब क्या? वैकेंसी। इलेक्ट्रॉन ने देखा वैकेंसी है, वो जंप करके चले गए। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन गायब हुए हैं वहां पे कौन सा चार्ज आएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? तो एन साइड में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और पी साइड में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इनकी वजह से इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाती है जिसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, मतलब एन टू पी साइड रहती है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस रीजन को बेसिकली हम कहा क्या बोलते हैं? इसके पास आयंस मिलते हैं। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये क्या है? ये आयंस है। अरे यार, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन कह रहा हूं, सोडियम है मान लो। ठीक है, तो सोडियम के पास आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब वो उसको डोनेट करता है, दे देता है किसी को, तो उस पर क्या आता है? Na+ आता है ना। तो एन साइड के साइड में जब इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो एन साइड पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव क्या है? आयंस है बेसिकली। ठीक है, तो एन साइड में पॉजिटिव आयंस है और पी साइड में नेगेटिव आयंस है। देयर आर नो चार्ज कैरियर्स। क्लियर? ठीक है, तो ये जो रीजन बनता है, इस रीजन को बोलते हैं हम लोग डिप्लेशन रीजन। एंड इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इसी को बोला गया है बैरियर पोटेंशियल। आई बात समझ में? तो व्हाट इज द बैरियर पोटेंशियल? द पोटेंशियल विच फॉर्म्ड, द पोटेंशियल विच एस्टेब्लिश बिटवीन पी एन जंक्शन आफ्टर डिफ्यूजन इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल। क्लियर है? बोलिए, लिख लीजिएगा इसकी डेफिनेशन। आगे बढ़े, चलो अगला देखते हैं क्या लिखा है। ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम when intrinsic semiconductor germanium is doped with the impurity atom of antimony। क्या बोला है? क्वेश्चन फिर से पढ़ो, नहीं समझ में आया तो। ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है अपने को। एनर्जी बैंड डायग्राम समझ रहे ना? ये हो गया कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, एंटीमनी कौन सी फैमिली का है पहले तो ये बताओ। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी, तो नेपाल फैमिली का है। नाइट्रोजन फैमिली का है। नाइट्रोजन फैमिली के पास आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनर एटम जो होते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो जो उनका डोनेट इलेक्ट्रॉन होता है वो रूम टेम्परेचर पर ही सीधा सीधा कहा जाता है? कंडक्शन बैंड में चला जाता है और सर्किट में करंट फ्लो करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये पास में होता है किसके? ये पास में होता है कंडक्शन बैंड के। तो दीज आर द डोनर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो ड्रॉ द एनर्जी डायग्राम, यही आपका डायग्राम बनेगा। इसमें लिख लेना यहां एनर्जी, और ये हो जाएगा डिस्टेंस आर, इंट्रामोलिकुलर स्पेस। और जो डोनर एटम होगा वो उसका एनर्जी लेवल कहां होगा? कंडक्शन बैंड के पास होगा। तो लिख दीजिएगा इस चीज को आप। क्या क्या लिखेंगे? सेमीकंडक्टर डोप्ड व्हेन एंटीमनी Sb is an electron donor atom, so its energy band near to the conduction band, कंडक्शन बैंड। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो ठीक है, आगे बढ़ो।
नेम द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सो ऑब्टेन्ड फॉर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन इट। अब भाई डोनर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसमें होते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर कैसा बनेगा? सेमीकंडक्टर कैसा बनेगा? एन टाइप, ठीक है ना। और मेजॉरिटी कौन होंगे? मेजॉरिटी कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। माइनॉरिटी कौन होंगे? होल्स होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलो अगला ट्राई करो। नेक्स्ट देखो भाई क्या लिखा है, ये पढ़ो। हाउ डज द विद ऑफ अ डिप्लेशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन वेरी इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड। तो क्या होगा जरा सोचो, डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे अगर हम लोग, तो ज्यादा होल्स और ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर भर के एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज होना शुरू करेंगे, तो बेसिकली जो डिप्लेशन लेयर है वो कम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ऑन increasing the doping concentration, the width of depletion region will decreasing। बोलिए, कोई डाउट है? आगे बढ़ूं? चलो अगला ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ो क्या लिखा है। इन हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ, भैया फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो आउटपुट कितनी होगी? इक्वल टू इनपुट, बोले तो 25 हर्ट्स। नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, याद रखना इस चीज को, ठीक है। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। आगे बढ़े, चलो अगला बताओ। व्हेन अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.7, तो डेल्टा वी कितना है? 0.71 माइनस 0.70, बोले तो 0.01 वोल्ट। द चेंज इन द डायोड करंट, डेल्टा आई कितना है भैया? 10 मिली एम्पियर, बोले तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर, ठीक है ना। व्हाट इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस? आर इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। ये सब ओम्स लॉ पे वैलिड। देखो हालांकि सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल ओम्स लॉ से सॉल्व हो जाते हैं। समझ रहे हो ना बात को? देखो एक्चुअल में क्या होता है ना कि करंट इसके अंदर कुछ अलग तरीके से चलती है, पहले धीरे धीरे भागेगी फिर तेजी से भागने लगेगी। ओम्स लॉ ऐसा नहीं कहता। ओम्स लॉ कहता है जितना बढ़ाएंगे वोल्टेज उतनी बढ़नी चाहिए करंट, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ठीक है, न्यूमेरिकल अपने लग जाएंगे तो उसकी चिंता नहीं करनी अपने को। तो डेल्टा वी कितना है भैया? 0.01, बोले तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस का 2, और डेल्टा आई कितना है? 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3, ऊपर गया तो 10 की पावर 1 बचेगा, 1 से 1 कट गया, मतलब 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 1 ओम आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। कोई टेंशन तो नहीं है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40 पढ़ो क्या लिखा है। इन अ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस इज लो कंपेयर टू द रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, गिव रीजन। देखो यार फॉरवर्ड बायस्ड में भाई बेसिकली क्या होता है, पी से हम कनेक्ट करते हैं, देखो समझना। जब हम फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हो, रिवर्स बायस, दोनों को बना लेते एक साथ ताकि समझ में आएगा आपको, है ना। देखो दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका पी साइड, ये है आपका एन साइड, ये है आपका पी साइड और ये है एन साइड। फॉरवर्ड बायस्ड में ये कॉम्बिनेशन बनता है और रिवर्स बायस में ये कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है ना। जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी थी वो नेगेटिव से पॉजिटिव लगी थी। किधर से किधर लगी थी? पी इन, भाई एन साइड से। अरे यार होल के पास क्या पैदा होते हैं? नेगेटिव पैदा होते हैं, क्योंकि होल में कौन आ जाता है? इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो नेगेटिव हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जहां से गायब होते हैं वहां क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, दोनों में ऐसी ही रहेगी।
तो दोनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, एन टाइप से पी साइड में है। लेकिन जब हम फॉरवर्ड बायस लगाते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होती है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ई आउट, ठीक। और इसके अंदर क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, ई इन। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इन फॉरवर्ड बायस्ड ई नेट will be E out minus E in, और इन रिवर्स्ड बायस्ड इन क्या होगा, रिवर्स्ड बायस्ड E नेट क्या होगा बच्चे, E इन प्लस E आउट। तो देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कहां कर रही है, फॉरवर्ड बायस में कैंसिल कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होगी तभी ना फोर्स ज्यादा लगेगा। तो फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस डिप्लेशन रीजन होता है वो कम हो जाता है, और जो रिवर्स बायस में डिप्लेशन रीजन का एरिया, जो स्पेस है, विद है, वो इंक्रीज कर जाती है। तो ड्यू टू दिस डिप्लेशन रीजन डिक्रीज होती है, और यहां पे डिप्लेशन रीजन विद इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज करता है, और यहां पे जो रेजिस्टेंस होता है बच्चे वो इंक्रीज करता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा यार देखो, मेरे को इंग्लिश की प्रॉब्लम है, स्पेलिंग्स की। उसका रीज़न ये है कि हम लोग शुरू से हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं, लेकिन जब से मैंने कोचिंग स्टार्ट की पढ़ाना, लगभग मुझे हो गया कुछ नहीं तो 11 साल तो हो ही गया लगभग। 2014 से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो तब से मैंने सीबीएसई बोर्ड को ही पढ़ाया है, आईसीएसई, सीबीएसई। बहुत कम यूपी बोर्ड को पढ़ाया है, मतलब मे बी 5-6 साल पढ़ाया है सिर्फ यूपी बोर्ड्स को। तो अब प्रॉब्लम ये आ गई ना कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते पढ़ाते बातचीत तो हो गई इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग्स का जो प्रॉब्लम है वो शुरू से रहा, तो वो अभी तक खत्म नहीं हो पाया। तो इसलिए वो अभी भी चल रहा है, धीरे 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 धीरे। भविष्य में देखो होता है तो ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए कंसेप्ट। तो कहानी आपको समझ में आ रही होगी, आप लोग 12th में हो, मुझे लगता नहीं है कि आपको इन सब की वजह से कोई दिक्कत आ रही होगी पढ़ने में, है ना। जो बात हो आप कमेंट जरूर करिएगा अपनी बातें। चलो आगे बढ़े। और थोड़ा सा मैं अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ये ऑनलाइन जो माध्यम है हमारा आपका एक दूसरे से जुड़ने का, ठीक है, कुछ समय में, लेकिन वही है कि अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। पेपर्स बोर्ड के हो जाएंगे उसके बाद तो हमारा कोई कनेक्शन होना नहीं है। मे बी अगर CUET की सीरीज़ में लेके आने का टाइम बना मेरे पास तो बात अलग है, वरना मुश्किल है, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे पास इतना समय है कि मैं CUET या नीट की जो सीरीज़ है वो लेके आ सकूँ आपके लिए। तो अभी तो फिलहाल इतना टाइम नहीं बन रहा है, लेकिन खैर भविष्य में देखते हैं। तो वो एक्सपीरियंस जो रहेगा वो आपको थोड़ा और बेटर फील होगा। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 41 क्या लिखा है, कैन अ स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर बी फिजिकली ज्वाइंट। बताओ इसका आंसर, कमेंट करो। नो, नहीं। हम दो फिजिकल, मेरा हाथ ही गायब हो गया है, तो हाँ, दो फिजिकल पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर लेवल पे वो दोनों आपस में कभी ऐड होंगे ही नहीं, ठीक है। नो, बिग नो। क्यों? बिकॉज ऑन इंट्रा मॉलिक्यूलर लेवल they will not add each other। आई बात समझ में? बोलिए, ये क्या हो गया भाई, ये तो मामला ही गड़बड़ा गया पूरा। रुको मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये मेरी पिक्चर ऐसा क्यों दिखा रहा है भाई। जस्ट 1 सेकेंड बच्चे, होल्ड करिए 1 मिनट। बाकी सब तो पीछे तो सब सही है भाई। इसको आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसको कट पेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मैं अगर कट पेस्ट करने जाऊंगा ना तो मेरे को बहुत समय लग जाएगा, और जिसकी वजह से फिर मैं आपको ये जो एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। इसकी वजह से
मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। कैसे सही होगा यार ये? रुको देखता हूँ। बच्चे आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये मुझे लग रहा है तीसरे पार्ट में आना है इसको, इस वजह से ये ऐसा हो गया है। तो अब तीसरे पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? चलिए आज की सेवा समाप्त, कल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 तक हो गया है, ठीक है।